हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 की प्रथम पाली की है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। अब की बार जून में तो कई क्वेश्चन ऐसे थे कि सीधे सीधे सेम वैसे ही क्वेश्चन को उठा के पूछ लिया था। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इस पे बात करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप जहाँ भी समय अपना करेंगे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा हमारी सितंबर तक तो पक्का हो जाएगी, सितंबर 1 में हो सकती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए, और हमारे साथ बने रहिए। ओके, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काज, कान, आखर, वायु। कौन सा तद्भव नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वायु, और बाकी सब तत्सम है और बाकी तद्भव है, वायु तद्भव नहीं है। दिए गए विकल्पों में वायु तद्भव शब्द ना होकर तत्सम के अंतर्गत आता है, जबकि कान, काज और आखर तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रमशः कर्ण, कार्य और अक्षर होंगे। अगला है, कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ि नहीं? जलद, कान, नाम, पर। यौगिक है, रूढ़ नहीं, जलद। राइट आंसर हो जाएगा जलद। उपर्युक्त प्रश्न का सही विकल्प जलद होगा। जलद जल धन द देने वाला शब्दों से मिलकर बना है, अतः यौगिक शब्द है, जबकि नाक, कान और पर रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है, कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है अरबी, लैटिन, फारसी, यूनानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। अरबी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती, यह शामी भाषा के अंतर्गत आती है अरबी। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। विकल्पों में दी गई भाषाओं में अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, अपितु यह सामी भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि लैटिन, यूनानी एवं फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। अगला है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द? बार बार एक परीक्षा में पूछे जाने वाला शब्द है तारीख। ऑप्शन है पोर्चुगीज, तुर्की, अरबी, हिंदी। तारीख शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? तो अरबी। ओके, तारीख शब्द अरबी भाषा का है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं, जबकि पेरू, पादरी आदि पुर्तगाली हैं। उर्दू, तोप, तमगा जैसे शब्द तुर्की भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या मानी गई है 10, 8, 9, 7। राइट आंसर हो जाएगा 9। नाथों की संख्या 9 माना है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथों के क्रमशः इस प्रकार है नाम, जो कि क्रम से भी लगाने के लिए आ सकता है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, गोरखनाथ उन्हीं का नाम है, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। ओके, अगला है, नगर बाहिर डोंबी तोहर कुड़िया छाई छोई जाय शोभम बह नाड़िया। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? सरहपा, लुइपा, कढ़पा, डोंबिपा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कढ़पा।
अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं। द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं पुष्पदंत, जैनाचार्य मेरुतुंग, हेमचंद, विद्याधर। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है, जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। इन्हें अपभ्रंश का भवभूत भी कहा जाता है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य ऐतिहासिक कार ने सुझाया है? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अतः उचित उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? अन्विति, संवादात्मकता, विचारात्मकता, आत्मव्यंजकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवादात्मकता। ओके। अगला है, त्रिशंकु के नाटककार हैं। ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, मणि मधुकर, बृजमोहन शाह, रमेश वच्छी। त्रिशंकु के नाटककार हैं बृजमोहन शाह। त्रिशंकु नाटक के नाटककार बृजमोहन शाह हैं। त्रिशंकु एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए त्रिशंकु के नाम लटकते मूल्यों पर चोट किया है। तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस का रस गंधर्व, मणि मधुकर तथा देवयानी का कहना है रमेश वच्छी का चर्चित नाटक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ललित निबंधकार नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। ललित निबंधकार नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल, कुटच, आलोक पर्व आदि प्रमुख हैं। विद्या निवास मिश्र के ललित निबंध में चितवन की छाह, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन आदि तथा कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, गंध मादन, विषाद योग, निषाद वासुरी आदि प्रमुख ललित निबंध हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है तो चिंतामणि, जिसमें मनोविकार संबंधी सैद्धांतिक निबंध शामिल हैं। अगला है, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? इसमें पात्र से लिया गया क्वेश्चन। भागवती, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल किससे लिए गए हैं? परीक्षा गुरु उपन्यास से। लाला ब्रज किशोर एवं मुंशी चुन्नीलाल श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 उपन्यास के पात्र हैं। भागवती 1877 श्रद्धा राम फिल्लौरी का है।
एवं नूतन ब्रह्मचारी 1886 तथा रहस्य कथा 1879 उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के हैं। फिर नूतन ब्रह्मचारी अक्सर पूछा जाता है 1886 जो कि बाल कृष्ण भट्ट का है। अगला है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, 7 नदियां एक समुंदर, वे दिन। किसमें किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 नदियां एक समुंदर। 7 नदियां एक समुंदर। इसका व्याख्या है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण नासिरा शर्मा के उपन्यास। किसका उपन्यास है? 7 नदियां एक समुंदर, नासिरा शर्मा। 7 नदियां एक समुंदर में किया गया है। वे दिन उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का एवं दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सीता हरण तात जन कहेउ पिता संजाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाए। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? यहाँ पे ध्वनि पूछा गया है। अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जो चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में संपत्ति शास्त्र, रस रंजन तथा श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कुटज, आलोक पर्व आदि हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो के अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण के सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ये सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा गया है। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन है। ऑप्शन 2 है सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। कॉलेज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं।
कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? अहिंसा, करुणा, अलग मतदाता सूची, लोकतंत्र। किस पर मतभेद था? अलग मतदाता सूची। अलग मतदाता सूची पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी। अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उसके लिए स्थायी दासता का रूप ले लेगा, जबकि अंबेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस पर सहमत हैं, सहमत होंगे। और है इसके आगे, आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ऐसे में अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। अन्य दिए गए विकल्प आ सकते हैं, यही वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन है विकेंद्रीयता, विखंडन, केंद्रवाद, स्थानीयता। राइट आंसर हो जाएगा केंद्रवाद, जो कि उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा कमलेश, किशोरीदास वाजपेयी। किससे हुआ था? बालमुकुंद गुप्त से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद हुआ था बालमुकुंद गुप्त से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद बालमुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभु के चिट्ठे में। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक होती है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख है। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय हैं। उनके ग्रंथों में ब्रज भाषा का व्याकरण है, अच्छी हिंदी, हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख हैं। जबकि पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? सर्वहारा का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज, इतिहास चक्र, परिवर्तन की अनिवार्यता। कौन सा अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो इतिहास चक्र। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? मुर्गे और तीतर, भेड़ बकरी, हिरण और मुर्गावी, गधे और ऊंट। तो किसको पाले थे? मुर्गे और तीतर।
राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुर्गे और तीतर। सतपुड़ा के जंगल से 2024 आपकी जून में भी क्वेश्चन बना था, तो हो सकता है आपकी बार ये बन जाए, मुर्गे और तीतर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। दूसरा शतक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पालकर बैठी हैं। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पंचसती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। से अगला है रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मलयज। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। श्याम सुंदर दास ने इनके ग्रंथों में हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्यालोचन आदि है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के प्रमुख रचना में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी नवलेख, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा प्रमुख है। मलयज की प्रमुख कृतियां जख्म पर धूल, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख हैं। अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंक्ति, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा गया? कभी कभी पूछेगा कि किसने कहा है, तो अमीर खुसरो ने। किस संबंध में कहा है? अपने आश्रय दाताओं के नाराज होने पर, संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। राइट आंसर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर कहा है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। यह दोहा अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। गौरतलब है कि यहाँ पे देखिए अमीर खुसरो के गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मृत्यु पर एक कविता इन्होंने कहा था। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे और लगाव रखते थे। उनका परलोकवास खुसरो के लिए आघात समान था। अन्य ठीक है। अगला है ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचना, आत्ममंथन, असमंजस की स्थिति। राइट आंसर हो जाएगा असमंजस की स्थिति। इसमें वह स्वयं से असंतुष्टि जता रहा है, आत्मालोचना, आत्ममंथन। अगला है यदि श्रद्धा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का कथन है। व्याख्या देख लेते हैं। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन, यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग में मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। जयशंकर प्रसाद का है, जिसमें उन्होंने कामायनी की भूमिका में लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कवि सुमित्रा नंदन पंत नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। अगला है
साधु देखो जग बहुराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरण कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? इसमें से कौन सा संदेश नहीं है? धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक असहिष्णुता। अगला है करम बीबी और सरहफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के यारों के यार। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा। करम बीबी और सरहफराज नामक पात्र जिंदगी नामा उपन्यास के हैं, जिसकी रचना कृष्णा सोबती ने 1979 ईस्वी में की थी, जबकि डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे 1972 और यारों के यार कृष्णा सोबती की अन्य रचनाएं हैं। अगला है मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं। बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, बीरपाल सिंह जाह्नवी, नंददास शिवचरण वैद्य। इसमें से मानस के का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। राइट आंसर बीरपाल सिंह जाह्नवी। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? ऑप्शन है राग दरबारी, जल टूटता हुआ आधा गांव, गली आगे मुड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी, जो कि हर बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है, जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव की कहानी है। आधा गांव किस गांव की कहानी है? गंगौली गांव, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की है। गली आगे मुड़ती है उपन्यास शिवप्रसाद सिंह की है कृति और जल टूटता हुआ उपन्यास रामदरस मिश्र का है। अगला है शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथन किस उपन्यास में प्रस्तुत किए गए हैं? आपका बंटी, टूटता हुआ इंद्रधनुष, महाभोज, तिरछी बौछार। राइट आंसर हो जाएगा आपका बंटी। अगला है प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं? सुबोध चंद्र, मदारीलाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं सुबोध चंद्र और मदारी लाल। ऑप्शन ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल। अगला है स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों के कौन से कारण सही नहीं है? गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, छात्र धर्म का अभाव। राइट आंसर हो जाएगा छात्र धर्म का अभाव। अगला है सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए? मुरारीलाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा मनोज शंकर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संवाद उचित नहीं है, अतः
लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक सिंदूर होली के पात्र मनोज शंकर की तर्कसंगता है। यह मिश्र जी की प्रसिद्ध समस्या नाटक है। अन्य प्रमुख समस्या नाटकों में राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, आधी रात 1934 आदि। अगला है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? इसका राइट ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, समांतर तथा कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। द्रौपदी, पहला राजा, आठवां सर्ग, एक और द्रोणाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और द्रोणाचार्य। समांतर कथाओं प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य है, जिसके नाटककार हैं शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद, उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य, उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का एवं आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आठवां सर्ग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, भूदेव मुखोपाध्याय, शरत चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र। ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, शरत चंद्र। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र का औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ओके, बंकिम चंद्र अपने उपन्यास आनंद मठ एवं रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा धरे वायरे चोखरे वाली उपन्यास एवं अड़रिया विनिमय भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, मधुमालती। कयामत का वर्णन किस में है? आखिरी कलाम में। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत के वर्णन से संबंधित रचना माना है, जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है, तथा मंझन कीर्ति मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला है, महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपरोक्त पंक्तियां किस आलोचक का है? नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूधनाथ सिंह। किसका है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी।
ये वाला सही नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज से बनता ही जरूर है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती, असंगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती है। इस कॉलेज में प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, तालव्य वर्ण है। ऑप्शन है चा, ता, टा, जा। इसमें से तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, पहला और चौथा तालव्य वर्ण है, पहला और चौथा। ओके, दिए गए वर्णों में चा, चा, जा तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, जबकि ता दंत वर्ण के अंतर्गत आता है और टा मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। ऑप्शन है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाने चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं है, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। पहला क्या है? हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है, यह सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। चौथा, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। ऑप्शन है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस धर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन और तीसरा है रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो की कौन सी बातें सही है? ऑप्शन है वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और शाहिर्दय थे। इनमें उक्ति वैचित्र का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा नहीं है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और साहित्य थे। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और साहित्य थे एवं इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध है, जबकि उक्त वैचित्र के नितांत अभाव की बात संबंध शुक्ल के कथन से नहीं है।
अगला है पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का तथ्यात्मक अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। तो इसमें पूछा गया पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और चौथा। पहला है क्या था, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, और चौथा है मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। व्याख्या है पुनर्जागरण के संबंध में दिए गए कथनों में से दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट एवं मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज का कथन तर्कसंगत है। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु से पूछा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं, इसमें से कौन सी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी है, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। अगला है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं हरगोविंद चौधरी, पीरबख्श, बब्बर अली खां, शेख जुम्मन। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र इसमें से कौन कौन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरे। दूसरा है बब्बर अली खां और चौधरी पीरबख्श, जो कि पर्दा कहानी के पात्र हैं। यशपाल की चर्चित कहानी पर्दा के पात्र बब्बर अली खां एवं चौधरी पीरबख्श हैं, जबकि शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी उठा सकता है कि जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर का पात्र हैं। एवं हरगोविंद फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संविदिया का पात्र है। अगला है टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। ऑप्शन है साइंस एंड पोएट्री, द सीक्रेट बुक, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्ट लैंड। टी.एस. इलियट की पुस्तकें इसमें से कौन सी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा। द सीक्रेट बुक जो कि इलियट की है, और द वेस्ट लैंड, द सीक्रेट बुक, द वेस्ट लैंड, ये दोनों हैं। द सीक्रेट बुक एवं द वेस्ट लैंड टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं, जबकि साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड्स का ग्रंथ है। साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड्स का ग्रंथ है। एवं द मेकिंग ऑफ लिटरेचर स्कॉट जेम्स R.A. का है। अगला है आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम। क्षेमेंद्र से क्वेश्चन है। व्यक्ति विवेक, कवि कंठाभरण, 10 कुमार चरित, समृद्ध तिलक। इसमें से कौन से आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है, कवि कंठाभरण और समृद्ध तिलक, जो कि आचार्य क्षेमेंद्र के हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण एवं सुवृत्त तिलक हैं, जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का आलोचनात्मक ग्रंथ है, और 10 कुमार चरित दंडी का ग्रंथ है। क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित आदि ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद है। इतिहास समय पर अपने को दोहराता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद दर्शन के अनुसार कौन सा सही है।
ऑप्शन ए, पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। पहला है मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, और दूसरा है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यही दोनों राइट आंसर हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इसमें आधुनिक काल से कौन सी रचनाएं ली गई हैं। ऊधो शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत, रास पंचाध्यायी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊधो शतक और भ्रमरदूत, जो कि आधुनिक काल की रचनाएं हैं। ऊधो शतक, भ्रमरदूत। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऊधो शतक 1929 जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य है। ऊधो शतक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार ऊधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर 1929। जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का है तथा सुदामा चरित नरोत्तम दास का काव्य है, भक्तिकालीन रचना है। और रास पंचाध्यायी अष्टछापी कवि नंददास की रचना है, रास पंचाध्यायी नंददास। सुदामा चरित एवं रास पंचाध्यायी आधुनिक काल की रचनाएं नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन कविताएं की विशेषताएं हैं। श्रृंगार, प्रियता, इतिवृत्त्यात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। द्विवेदी युग की विशेषता पूछी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से कौन सी विशेषता है द्विवेदी युग की। इतिवृत्त्यात्मकता और प्रबंधात्मकता, जो कि द्विवेदी युग की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता एवं प्रबंधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता है। यहाँ देखिए, श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। इसमें से कौन छायावाद की रचनाएं नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, पथिक, मिलन, जो कि छायावाद की नहीं है। मिलन 1917 एवं पथिक 1920 द्विवेदी युगीन रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की कृतियाँ, जबकि झरना 1918 एवं रश्मि 1932 छायावाद की रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति एवं रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54। सांप्रदायिक विदेश और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा, सच। सांप्रदायिक विदेश और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा, तमस और झूठा, सच, जो कि सांप्रदायिक विभाजन त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तमस, झूठा, सच। अगला है तमस उपन्यास के पात्र। देख लीजिए, तमस से कितने क्वेश्चन पढ़े हैं। उसके पात्र पूछ लिया गया है और उसका वो पूछा गया था, तो तमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तमस उपन्यास के पात्र हैं कनक, रिचर्ड, लीजा, शेल्मा। कौन से हैं तमस उपन्यास के पात्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमस उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड और लीजा, जो कि तमस उपन्यास के पात्र। रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि शेल्मा अपने अपने अजनबी 1961 उपन्यास की पात्र है शेल्मा। कनक झूठा सच 1958 और 1960 दो भाग में था, उपन्यास की पात्र है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। आ गया मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, इसमें नहीं है पूछा गया है। महाभोज, आपका बंटी, सैलूस, बसंती।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सैलूस और बसंती नहीं है, जबकि महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। सैलूस बसंती मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है एवं बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है। आपका बंटी एवं महाभोज मन्नू भंडारी की चर्चित उपन्यास है। अगला है दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, खाली घर, बसंत का एक दिन, निष्कासन। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है, इसमें पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह, जबकि खाली घर 1969 एवं बसंत का एक दिन रामदरस मिश्र की कहानी संग्रह है। अगला है निम्नलिखित में स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? प्रजा ही रहने दो, उत्तर उर्वशी, बिना दीवारों का घर, नेपथ्य राग। इसमें से कौन से स्त्री नाटककारों की रचनाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा, बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का नाटक है तथा नेपथ्य राग मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिलाएं नाटककार हैं, जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला का है। प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का नाटक है। अगला है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ में से कौन सी हैं? इनमें से कौन सी है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद? ऑप्शन है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता का सीपी में रहता है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौ अश्गार में घुसकर विस्फोट करेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा चाणक्य के संवाद है? तो ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा है समझदारी आने पर यौवन चला जाता, जो कि चाणक्य के संवाद है। और तीसरा है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में प्रमुख पात्र चाणक्य की संवादोक्ति में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है एवं महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, जबकि अन्य विकल्प चाणक्य के नहीं हैं। अगला है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। ऑप्शन है अस्मिता के लिए, किस को नमन करूं, अंगद की नियत, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। तो इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। ये देख लेते हैं क्या है। इसमें विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की विश्वकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। एवं किस को नमन करूं शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है, जबकि अस्मिता के लिए एवं अंगद की नियत विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। पहला और तीसरा है, जबकि यहाँ विकल्प का जो कोड दिया गया वह असंगत है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अगला है निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। इसमें से दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी।
मेरी पत्नी और भेड़िया है और तिरस्कृत भी है दलित आत्मकथा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आज के अतीत एवं पानी बीच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा तथा पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। अगला है प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पना करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष रखना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना प्रेम मार्गी काव्य की विशेषता है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। क्या है? प्रेम मार्गी की विशेषताएं हैं। सूफी काव्य की विशेषताएं ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना शामिल है, जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना ही प्रेम मार्गी सूफी की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है। अगला है निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन से हैं? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामांग कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। आषाढ़ का एक दिन पात्र हैं दूसरा और तीसरा, दंतुल और अनुस्वार। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। इसको देख लेते हैं कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म की साधना, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। व्याख्या देख लेते हैं। साहित्य धर्म का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, जबकि भारतीय सौंदर्य और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। यही तो व्याख्या में कि उसको विस्तार से अच्छे से समझ में आ जाता है व्याख्या वाला। अगला है छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख रंग शैलियाँ हैं? छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। नाचा और पंडवानी। नाचा और पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के में बहुत लोकप्रिय है। माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मैचली, मचैली, मचान आदि नामों से जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान सम्मान मिला था। अगला है बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि सुमेलित करना है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, इसको सुमेलित करना है। तो राजस्थानी हिंदी का हो जाएगा मालवी, पहले का चौथा। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, तीसरा। पूर्वी हिंदी
छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। घनानंद, बोधा, शूदन, पद्माकर। घनानंद की रचना इसमें से है विरह, लीला, और बोधा विरह वारिश बोधा। शूदन का है सुजान चरित। पद्माकर का है जगत विनोद। पद्माकर का है घनानंद विरह लीला, बोधा विरह वारिश, शूदन सुजान चरित, पद्माकर जगत विनोद। अगला है निम्नलिखित में से प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देव माया, प्रपंच। इसको लेखों के साथ सुमेलित करना है। तो विज्ञान गीता किसकी है? केशव। ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत। नवरस सेठ गोविंद दास। देव माया प्रपंच देव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अगला है पत्रिकाओं के संबंध में। निम्नलिखित में से दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर्श। राइट इसका हो जाएगा कवि वचन सुधा हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। नहीं, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। कहाँ? बालकृष्ण भट्ट। चौथा हो जाएगा ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। सदादर्श लाला निवास दास। यहाँ पे देखिए व्याख्या में दिया गया है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदादर्श लाला निवास दास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मम्मट, भामा, शंकु, विश्वनाथ। जो कि हर बार एक क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, बस थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ लेगा। क्या है मम्मट? इसमें से कालखंड के बारे में किस सदी के हैं मम्मट? हो जाएगा डी का मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध। भामा 6ठी शताब्दी का मध्यकाल। शंकु 9वीं सदी का आरंभ। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। ये ऐसे वन लाइनर में भी पूछ लेगा। विश्वनाथ अक्सर पूछे जाते हैं कि किस शताब्दी के हैं, तो 14वीं शताब्दी के। अगला है निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबद्ध उपन्यासों को सुमेलित कीजिए। उपन्यास से सुमेलित करना है। उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। दलित जीवन की नागरीय वास्तविकता का चित्रण। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के कामकाज शोषण का चित्रण। तो इसको ये दिया गया किस उपन्यास से संबंधित है? उच्च वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण किसमें किया गया है? इसका हो जाएगा समय सरगम। दलित जीवन की नागरीय
वास्तविकताओं का चित्रण किसमें है? दूसरे का हो जाएगा नाच्यो बहुत गोपाल। पंजाब पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण किया गया है मायादास की माड़ी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार, स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किया गया है, जो कि परती परिकथा में। अगला है निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता। इसको सुमेलित करना है। वापसी हो जाएगा पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम आंचलिक तत्व। माया दर्पण नारी स्वतंत्र। परमात्मा का कुत्ता नगरीय जीवन की त्रासदी। अगला है सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अलमा कबूतरी, छित्रमस्ता, सूखते चिनार, पारिजात। अलमा कबूतरी किसका है? मैत्रेयी पुष्पा। छित्रमस्ता जो कि किसका है? प्रभा खेतान। सूखते चिनार ये किसका है? सूखते चिनार मधु कांकरिया। पारिजात नासिरा शर्मा। अगला है ये भी मिलान करने वाला है। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। युयुत्स, अश्वत्थामा, संजय, विदुर। इसका हो जाएगा क्या है? पार्श्विक, प्रतिहिंसक, संशयग्रस्त, सत्याग्रही, कर्मलोक से बहिष्कृत, तटस्थ। कौन सा हो जाएगा? पहले का युयुत्स सत्याग्रही, अश्वत्थामा पार्श्विक प्रतिहिंसक, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत, तटस्थ, विदुर जो कि संशयग्रस्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। लोकायतन, आशु, भारत भारती, चित्ररेखा। यहाँ पर समय दिया है 1935, 1964, 1925, 1912। इसके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करना है तो लोकायतन 1964, आशु 1925, भारत भारती 1912, चित्ररेखा 1935। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोकायतन 1964 पंत, आशु 1925 प्रसाद, भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त, चित्ररेखा 1935 रामकुमार वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सौर श्रेणी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। पहली प्राकृत, फिर है सौर श्रेणी, फिर पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। अगला है
रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, हंसो हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान करना है। तो पहले हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध, फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। इसका क्रम पूछा गया कहानियों का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले है एक टोकरी भर मिट्टी, फिर प्लेग की चुड़ैल, फिर 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली। इसका समय हम देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, माधव प्रसाद सप्रे, जो कि 1901 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास 1902। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल 1903। धुलाई वाली, बंग महिला 1907। ये चारों क्रम से ही लगे हैं। देखिए 1901, 1902, 1903, ज़्यादा अंतर नहीं है सब में, और सब पूछ भी लिया गया है क्रम से वैसे। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। परिमल, ग्राम्या, लहर, दीपशिखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि क्रम से लगा है। परिमल, फिर लहर, दीपशिखा, फिर नहीं ग्राम्या, दीपशिखा। इसका समय देख लेते हैं। परिमल 1930, जो कि निराला का है। लहर 1935, प्रसाद। ग्राम्या 1940, पंत का है। दीपशिखा 1942, महादेवी वर्मा का है। अगला है पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम। रोला वार्थ, फर्डिनांड सैशुर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका हम सन देख लेते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज का है 1772। फर्डिनांड द सैशुर 1857, आई.ए. रिचर्ड्स 1893, रोला वार्थ 1915। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष से ही पूछा गया है, मिलान करने वाला क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर यही पूछा जा रहा है। टूट वाला क्वेश्चन जिसे थोड़ा टफ हो जाता है। अगला है वामा शिक्षक, भाग्यवती, निशाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। इसको क्रम से लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पहले कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती, निसहाय, हिंदू। इसका हम सन भी देख लेते हैं और उपन्यासकार भी देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, गौरी दत्त है। ये ऑनलाइनर में भी पूछ लेगा कि देवरानी जेठानी का जैसे सन पूछ लेगा, या फिर इसके रचनाकार कौन है। वामा शिक्षक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1872, ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय। भाग्यवती भी पूछा जाता है। 1877, श्रद्धाराम फिल्लोरे। निसहाय हिंदू 1890, राधा कृष्णदास। चारों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है
वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। अंधा युग का सही क्रम है कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धशत, पशु का उदय और गांधारी का शव, विजया एक क्रमिक आत्महत्या। इसको क्रम से लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला है, ऑप्शन सी। कौरव नगरी पहले नंबर पर, कौरव नगरी, पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्धशत तीसरे नंबर पे है, फिर गांधारी का शव चौथे नंबर पर, विजया एक क्रमिक आत्महत्या पांचवें नंबर पर। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, पंख पहिए और पट्टियां, गांधारी का शव, विजया एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की मृत्यु। अगला है जन्म काल के अनुसार निबंधकारों का, देखिए यहाँ पे निबंधकार का भी क्रम लगाने के लिए पूछ लिया गया। रामवृक्ष बेनीपुरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, नंदुलारे वाजपेयी, फिर रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। इनका हम जन्म भी देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899, नंदुलारे वाजपेयी 1906, रामविलास शर्मा 1912, नलिन विलोचन शर्मा 1916। अगला है नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। इसको क्रम से लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले है हिंदी के विकास के अपभ्रंश का योग, विकास में अपभ्रंश का योग, फिर छायावाद, उसके बाद कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। इसका हम प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी में, छायावाद 1955 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। वार्डशू, राजा निर्वसिया, एक और जिंदगी, यही सच है। इसको क्रम से लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजा निर्वंशिया, फिर एक और जिंदगी, यही सच है, वार्डशू। इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं और रचनाकार देख लेते हैं। कहानीकार राजा निर्वंशिया 1957, कमलेश्वर, एक और जिंदगी 1961, मोहन राकेश, यही सच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1966, मन्नू भंडारी, जो कि हर बार पूछा जाता है, वार्डशू 1978, भीष्म साहनी का है। अगला है कथन दिया गया है। कथन है फर्स्ट नंबर का, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। दूसरा है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत हैं। ये भी कथन से लिया गया है। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं करती। ये भी बार बार एक कथन तो यही कथन उठा के पूछ लेता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से।
स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, कथन गलत है, क्योंकि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है। कथन 2, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। दोनों गलत हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन कर सकती है, इसलिए दोनों गलत हैं। अगला है, ये भी कथन है, स्थापना और तर्क है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अगला है, ये भी कथन है, कथन 1 है, छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। दूसरा है, वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों गलत हैं। अगला है, ये भी कथन है, स्थापना और तर्क से। स्थापना है, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। का तर्क है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए गलत है, आर सही है। ओके, यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चन कर लिया और ये व्याख्या है। व्याख्या तो उसे कराने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग ही पूछा जाता है। ओके, जो कि बहुत आसान होता है। व्याख्या में आप चाहें तो 10 के 200 नंबर ला सकते हैं, अगर आप समझ से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं ध्यानपूर्वक। बस ध्यान की ज़रूरत है, अच्छे से उसको पढ़ो, बस 10 के 10 नंबर आ जाएंगे व्याख्या में। ओके, तो आप आज की ये क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगा, व्याख्या कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आंसर मैं डेली लाया करूँगी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।